नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत करता हूं उत्तराखंड की स्पेशल क्लास में। इसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक वाइज उत्तराखंड की कंप्लीट जीके को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने उत्तराखंड के परिचय को देखा था। उत्तराखंड के मैप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने देखी थी और आगे भी हम इसको मैप को लेके डिस्कस करते रहेंगे। आज इतिहास के बारे में हमको देखना है, लेकिन कल के क्लास के बाद में दो कमेंट्स आए थे जिनमें थोड़ा सा कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। एक कमेंट था कि उत्तराखंड की जो बाउंड्री है वो किन किन स्टेट से मिलती है, तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, देखिए यहाँ हरियाणा से छोटा सा ये हिस्सा यहाँ पे मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश, ये तीन से मिलती है। इधर आप जाएंगे तो आपका ये चाइना जो तिब्बत का एरिया है इससे, और नेपाल से इधर ये इसकी सीमा टच करती है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि उत्तराखंड भारत का कितने क्रम का, तो ये पहले 27वां हुआ करता था, है ना, लेकिन अभी जो है ये 26वें क्रम पे आ गया है। तो वर्तमान समय में ये हिमालयी क्षेत्र का 10वां राज्य और वैसे 26वां राज्य हो गया है। पहले जब बना था तब 27वां था, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे उत्तराखंड के इतिहास को। उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है वो उत्तर प्रदेश के इतिहास से आप पहले रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। जब भी कोई इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसको तीन, तो मोटे तौर पर भाग बांट ही लेते हैं, एक प्राचीन और एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। स्वतंत्रता संघर्ष को भी हम देखते हैं। आज की क्लास में हम इसको प्राचीन इतिहास तक कवर करेंगे। प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें, इतिहास से थोड़ा सा, जब ऐसा समय प्रागैतिहासिक काल इतिहास के डिवीजन में आप पढ़ते होंगे और वहां पे आपको हर हाल में ये पढ़ा ही होगा, पढ़ते होंगे नहीं, पढ़ा ही होगा। तो प्रागैतिहासिक काल के अगर समय की, मतलब उस काल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो उसमें बहुत सारे उपकरण मिले हैं, गुफा चित्रशैली हैं, कंकाल हैं, जिनसे उस समय के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो वो जो उपकरण है या उस समय की जो भी गुफाएं मिली हैं, उनके आधार पर यहां से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल अगर उत्तराखंड में देखें तो कुछ प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, और उसमें खास करके जो भी पूछा जाएगा तो उसमें जो प्लेस आपसे पूछे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, और उनका लोकेशन ये आपको जानना होगा। और ये लोकेशन जैसे ऐसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा लाखों गुफा, तो लाखों गुफा जो है ये 1963 में खोजी गई, लेकिन ये जो है ये मानव और पशुओं की चित्र के लिए जानी जाती है, और चित्रों को रंगों से सजाया गया ऐसा यहाँ पे मिला। अब रंगों से जब सजाया गया तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लाखों गुफा बनी थी उस समय यहाँ के लोगों को रंग की जानकारी थी, रंग के बारे में जानते थे। और ये है कहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा। तो ये एक स्थान है बड़े छीना, तो बड़े छीना के पास दलबैंड पड़ता है, वहीं पर ये है, और ये स्थान है अल्मोड़ा में। तो कभी भी लाखों की गुफा जब आपसे पूछी जाएगी तो अल्मोड़ा से रिलेट करके इसको पूछ लिया जाएगा। आपको सुमेलित करके भी ये प्रश्न करने के लिए दिया जा सकता है। दूसरी है ग्वारख्या गुफा। तो ग्वारख्या गुफा के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मानव, भेड़ और बारहसिंगा के रंगीन चित्र मिले हैं, यहां पर भी चित्रकारी ही प्राप्त हुई है। और ये एक गांव पड़ता है डुगरी गांव, और ये अलकनंदा नदी के पास है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा चमोली से रिलेट करके। तो डुगरी गांव के पास ये उडियार में ये मिला है, ग्वारखा गुफा यहीं पर मिली है। एक किमनी गांव है, किमनी गांव भी चमोली के पास ही है, और इस गांव में सफेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं के चित्र मिले हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा किमनी गांव कहाँ है, तो ये आप बता देंगे चमोली के पास। ग्वारखा गुफा कहाँ है, तो ये भी आप चमोली में ही इसको टिक करेंगे। अगला है मलारी गांव। चमोली के पास ही जाएंगे आप तो तिब्बत से सटे मलारी गांव में आपको 2002 में हजारों साल पुराने नरकंकाल मिल जाएंगे, जो 2002 में बरामद हुए थे। और वहां पर केवल नरकंकाल ही नहीं मिले हैं, एनिमल ऑर्गन मिले हैं, क्ले पॉट्स भी मिले हैं। यहाँ पे एक सोने का मुखावरण, मास्क जिसको आप कहते हैं, मास्क सोने का, और इसका वजन देखिए 5.2 किलोग्राम। पहले के लोग जो होते थे वो हर चीजें भारी भारी उनकी हुआ करती थी, अब तो प्लास्टिक का जब से आविष्कार हुआ सब चीजें हल्की हो गई। तो 5.2 किलोग्राम का ये मास्क भी वहां पर मिला है, जो कि सोने से बना हुआ है। कहाँ पे, मलारी गांव। और मलारी गांव कहाँ पड़ता है, चमोली में। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2002 में मलारी गांव में जब अध्ययन किया था, खुदाई की थी, तो उस समय ये सारी चीजें प्राप्त हुई थी। अगला है लोयथाप।
जो लैथाप है ये अल्मोड़ा में है, और यहां से मानव को शिकार करते हुए और नृत्य करते हुए कुछ चीजें मिली हैं, चित्र मिले हैं, जिसमें मानव जो है नृत्य कर रहा है और शिकार कर रहा है, ये यहां से बरामद हुआ है। तो लैथाप भी अल्मोड़ा में है। एक बार हम रिवाइज करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। लाखू गुफा अल्मोड़ा, ग्वार गुफा चमोली, किमनी गांव चमोली, मलारी गांव चमोली। तो किमनी और मलारी गांव ये दोनों चमोली में है, ग्यार गुफा और ये भी चमोली में है। तो दोनों गांव और ग्वारख्या गुफा ये चमोली में, और लाखू गुफा जो है ये अल्मोड़ा में है, और उसके साथ ये लैथाप भी याद करिए, ये भी अल्मोड़ा में है। एक स्थान है हुडली, उत्तरकाशी में ये पड़ता है। यहाँ पे नील रंग का प्रयोग हुआ है, ऐसे शैल चित्र मिले हैं जिसमें नील रंग का प्रयोग हुआ है। तो ये हुडली पड़ता है उत्तरकाशी में। पेटशाला ये भी देखिए अल्मोड़ा, पेटशाला, पेट से याद करिए, ये अल्मोड़ा। और यहाँ पर भी चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें नृत्य करते हुए मानवों की आकृतियां उत्कीर्ण मिली हैं। फलासीमा, ये पूछा गया है आपसे ये प्रश्न, फलासीमा, तो ये अल्मोड़ा में ही है। फलसीमा, फलासीमा, यहाँ पर योग व नृत्य करते हुए मानव आकृतियां मिली हैं, यानी कि योग के बारे में भी लोगों को जानकारी थी। वैसे भी योग कोई नया नहीं है, योग जो है वो पतंजलि ने प्रमोट जरूर किया है, लेकिन योग को पतंजलि ने, जो ऋषि पतंजलि थे वो उन्होंने किया था, ना कि बाबा रामदेव जी ने। तो ये ध्यान रखिएगा। बनकोट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर प्रश्न पूछा गया है। 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं बनकोट से, पिथौरागढ़ में पड़ता है। कहां पर? पिथौरागढ़ में। तो ये आपका रहा प्रागैतिहासिक काल। अब प्राचीन काल के बारे में अगर हम बात करें तो कल भी हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन इतिहास है, और केदारखंड और दूसरा मानस खंड, इस नाम से खंडों का जिक्र आपको मिलेगा। जो प्राचीन हमारे हिंदू ग्रंथ हैं उसमें, जो वर्तमान में गढ़वाल है उसको केदार खंड कहते थे, ये गढ़वाल डिवीजन। और जो कुमायूं डिवीजन है इसको क्या कहते थे, जो वर्तमान में कुमायूं है इसको मानस खंड। तो ये पहले मानस खंड हुआ करता था, और यहाँ पर ये देखेंगे आप तो ये केदार खंड हुआ करता था। और देवभूमि के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर यहाँ मिलते हैं, इस कारण से इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है पहले प्राचीन काल में इसका जिक्र इस नाम से होता था। बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं, वहां पे ये भी माना जाता है कि रामायण और महाभारत की रचना यहीं पर हुई है ना। लेकिन जो प्राचीन हमारे स्रोत होते हैं उनमें जो उसको अगर पुष्ट करना हो तो बड़ी समस्या होती है, और बहुत कम जानकारी हमको मिलती है। 2500 ईसा पूर्व से 770 ईस्वी तक यहाँ पर कत्यूरी वंश का, और 770 से 1790 ईस्वी तक ये चंद वंश का, और फिर 1790 से 1815 ईस्वी तक गोरखा शासकों का, और 1815 ईस्वी से भारत की आजादी तक अंग्रेजों का यहाँ पर शासन रहा। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बनेगा जिसमें क्रम पूछा जाएगा। तो सबसे पहले होगा कत्यूरी, फिर होगा चंद वंश, चंद के बाद में होगा गोरखा, और गोरखा के बाद होगा अंग्रेज, और इसके बाद में भारत आजाद हो जाएगा। तो ये क्रम याद रखिएगा, ये जो सीक्वेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कत्यूरी राजवंश के बाद जो चंद्रवंश के चंदेल राजपूत थे, उन्होंने लगभग 1000 वर्षों तक यहाँ शासन किया था। फिर खस राजा भी बीच में 200 वर्षों तक शासन करने वाले थे। तो 1000 वर्षों तक का लंबा शासनकाल किसका रहा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चंदेल राजपूतों का यहाँ रहा है। यहाँ पर एक शासक हुए हैं कुड़िंद शासक। कुड़िंद राजवंश हिमालय, उत्तराखंड और उत्तर भारत में दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ की गंगा जमुना की उपजाऊ भूमि थी वहां पर ये लोग शासन करते थे। और ये वास्तव में जो उत्तराखंड में सबसे पहले शासन करने वाली जाति थी वो कुड़िंद ही थी। पहाड़ी क्षेत्रों में तीसरी चौथी ईस्वी में भी इनका शासन आपको मिल जाएगा। और ये मौर्यों के अधीन, जो मौर्य सल्तनत साम्राज्य था, सॉरी मौर्य साम्राज्य, तो उन्हीं के अधीन ये शासन करते थे। और इसमें एक अमोघ भूति हुआ है, कुड़िंद वंश का एक राजा। तो यहां से प्रश्न बनता है कि अमोघ भूति, देखिए काम की चीजें आप पढ़िए, फालतू पढ़ने का तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन काम की चीजें आप देख लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी ऑप्शंस जब आपके सामने आएंगे। कम पढ़ के आप अच्छा कर पाएंगे। तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। तो पूछा जा सकता है कि किस वंश का ये था। रजत और कांस्य मुद्राओं का प्रचलन इसने किया था, और देवी और मृग अपनी मुद्राओं पर इसने अंकित कराए थे। तो अमोघ व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो शक जो होते हैं, शक लोगों ने यहाँ पे शासन
संभाल लिया और कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर आते हैं शक शासक। तो शक शासक जो हैं, ये स्किथी लोगों की एक जनजातियों का एक समूह हुआ करता था, जो मध्य एशिया के रहने वाले ये लोग थे। भारत, चीन, ईरान, यूनान, ये सब क्षेत्र थे जहां पे जाके इन्होंने खुद को बसाया, और भारत में प्रवेश करने के बाद अपना बड़ा साम्राज्य यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया था। और शक संवत जो चलता है, ये शक जो शासक थे, इन्हीं लोगों ने इसको चलाया था। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का जो प्रचलन है, ये और सूर्य मंदिरों, मूर्तियों की उपस्थिति शक शासक जो थे उन्हीं के समय की ये पुष्टि करते हैं कि हम शक संवत अगर यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में पा रहे हैं, यानी कि शक लोगों ने यहाँ पर शासन किया था। और अल्मोड़ा के पास एक कोसी स्थान पड़ता है, तो वहां पे कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर का नाम क्या है? कटारमल। तो शकों के शासन के बाद तराई क्षेत्र में फिर कुषाणों का शासन हुआ, लेकिन ये जो कटारमल है, ये शकों का बनवाया हुआ था। अब हम देखेंगे कुषाण शासक। तो ये नोट करिए, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते रहा करिए, और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, आईएएस प्रेप ऑफिशियल के नाम से। और अगर आप एग्जाम ये दे रहे हैं और आपको खूब अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो शाम को 9 PM हमारा एक सेशन होता है, जीएसओ हम एक चला रहे हैं, तो उसको जरूर अटेंड करिए। 9 बजे शाम को आप इसी चैनल पे आईएएस प्रेप एकेडमी पर आइए, तो आपको मिल जाएगा। कुषाण शासन के कुछ अवशेष आपको मिलेंगे ऋषिकेश में, कोटद्वार में, काशीपुर में। वीरभद्र ये है, मोरध्वज और गोबी पाषाण, तो यहां से ये प्राप्त होंगे। और कुषाण शासक का जो शासनकाल था, उससे इन चीजों से उसकी पुष्टि होगी। और कुषाण शासकों के पतन के समय यहाँ पर कुछ नए राजवंशों का शासन भी था। जैसे 5वीं शताब्दी के में नागों के कुडिंद राजवंश का अंत कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था। 6वीं शताब्दी में कन्नौज के मौखरी राजवंश के लोग थे, उन्होंने अधिकार किया था। मौखर राजवंश के बाद में मौखर राज्य हर्षवर्धन के अधीन चला गया था। तो ये सब आपको उतना नहीं ध्यान रखना है, लेकिन कौन किसका क्रम क्या रहा, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कुडिंद रहेंगे। कुडिंद के बाद में यहाँ पर आपके शक आ जाएंगे, शक के बाद में कुषाण आ जाएंगे। तो कुडिंद, शक और कुषाण, तो कुडिंद, शक, कुषाण, ये क्रम आपको नहीं भूलना है, ये याद रखना है। और उसके बाद में फिर कार्तिकेयपुर राजवंश एक आता है। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, तो उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। और शुरू में लगभग 300 वर्षों तक इसकी राजधानी जो थी, वो जोशीमठ चमोली में पड़ता है, उसके पास में कार्तिकेयपुर नामक एक स्थान था, वहां पर थी। तो इसी के नाम से इसको जाना जाता था। और उसके बाद में इसकी राजधानी वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर फिर बनाई गई थी, और ये कतियूर घाटी में ये पड़ती थी। और इस राजवंश को कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो जो कीर्तिपुर या कार्तिकेयपुर राजवंश है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तो यही है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बागेश्वर लेख एक प्राप्त होता है हमको, तो उसमें राजा बसंत देव के बारे में ये जानकारी मिलती है। और जो बसंत देव जो थे, वो बसंत देव के बाद शासक का कोई नाम हमको नहीं मिलता है। बागेश्वर अभिलेख से इतनी ही जानकारी हमको मिलती है। फिर पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया जाता है, और कार्तिकेयपुर वंश में फिर निम्बर वंश की स्थापना हो जाती है। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। अब ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि शंकराचार्य जी पे बहुत सारे काम हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं। तो ये किसके समय हुआ था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही हुआ था। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ, और इन्होंने जो काम किए थे वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनरुद्धार इन्होंने किया, और ज्योतिर्मठ की यहां पर इन्होंने स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, किसने किया था? और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में ही अपने प्राण भी त्याग दिए थे। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि इन्होंने अपने प्राण कहां त्यागे थे। आगे कार्तिकेयपुर राजवंश 3 परिवारों में विभक्त होगा। पहला परिवार बसंतन देव, और दूसरा परिवार निम्बर, और तीसरा जो हो जाएगा उसका नाम ज्ञात नहीं है। अंतिम शासक इसका होगा सुभिच्छ राजदेव। तो ये आपसे इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। फिर निम्बर वंश यहाँ पे जो स्थापित होगा, ये सत्ता में आएगा,
और निम्बर के नाम से इसको जाना जाता है। त्रिभुवन राज के पश्चात एक नया राजवंश जो है आता है और निम्बर ने ही स्थापना की थी, तो निम्बर वंश के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो राजवंश था, ये इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक जो था वो निम्बर का पुत्र बनता है, इष्टगण उसका नाम होता है, वो पहला स्वतंत्र शासक बनता है। और उसके जो अभिलेख हैं उसमें परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर शब्द, ये सब प्रयुक्त हुए हैं। तो किसने ये सब उपाधियां धारण की? तो इष्टगण जो था निम्बर का पुत्र, उसने किया था। और उसके बाद में इष्टगण और रानी वेग देवी से एक पुत्र होता है ललित सूर। तो वो दो ताम्रपत्र पांडुकेश्वर में इसके सुरक्षित हैं, 21वें और 22वें राज्यवर्ष के। और ललित सूर देव के बाद यहाँ का राजा फिर भूदेव बनता है। और ये बौद्ध धर्म का विरोध इसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में है। आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का विरोध किसने किया था, तो भूदेव ने किया था। इतना आपको इंपॉर्टेंट ये फैक्ट याद रखना है। फिर सोलारदित्य वंश आता है और सोलारदित्य वंश में ये इच्छर देव जो थे ये इसी वंश से थे। पांडुकेश्वर और बागेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार ये हमको जानकारी मिलती है कि निम्बर वंश के पश्चात ये सोलारदित्य के पुत्र इच्छर देव ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी। और जो सुभिज राज के पांडुकेश्वर लेख में हम देखें तो भुवन विख्यात दुर्मदाराति सीमांतनी वैवध्यधिषदान दक्षेक गुरु, इसका विश्लेषण ये प्रयुक्त हुआ है। और कुमायूं गुढ़वाल से प्राप्त किसी भी राजा के लिए अभी तक ऐसा और विश्लेषण किसी के बारे में नहीं मिला है। ठीक है, तो ये पूछा नहीं जाएगा नॉर्मली क्योंकि बहुत लंबा ये स्टेटमेंट है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद में बारी आती है पाल वंश की। यहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए, जहां से प्रश्न बनते हैं वहां पे हमको ज्यादा फोकस करना है, जहां से प्रश्न नहीं बनते हैं उसको हमको थोड़ा सा कम भी पढ़ लेंगे तो हमारा चल जाएगा। पाल वंश जो है ये बैजनाथ अभिलेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 11वीं और 12वीं सदी में लखनपाल, त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल, उदयपाल, चरुनपाल, महिपाल ये सब थे। इन्होंने शासन किया। ये नामधारी हैं, इनके अलग ये नाम है। तो कत्यूर में इन्होंने शासन किया था। लेकिन 13वीं सदी में पाल कत्यूर छोड़कर अस्कोट के समीप ऊकू चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने पाल वंश की फिर स्थापना की थी। तो पहले इन्होंने ऐसे ये नाम, अपने ये जो नाम मिलते हैं इन नामों से शासन किया, फिर पाल वंश की स्थापना जाके इन्होंने अस्कोट के समीप ऊकू में किया। सभी इतिहासकार इसमें एक मत है कि कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य ब्रह्मदेव के अत्याचारी शासन के कारण समाप्त हुआ था। यह प्रश्न यहां से बनता है कि जो कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य है वो किसके शासन में समाप्त हुआ और क्यों समाप्त हुआ? तो ये अत्याचार करता था, है ना, तो ब्रह्मदेव था, इसी के कारण समाप्त हो गया था। और एक लोक गाथा है कि चंपावत के चंद्रवंशीय राजा विक्रम चंद्र द्वारा ब्रह्मदेव के माल बाबर में उलझे रहने के समय लखनपुर पर आक्रमण करके यहाँ पे जीत दर्ज की गई थी। ऐसा वहां पे एक लोक गाथा है जिसमें ये बात प्रचलित मिलती है। चंद्रवंशीय राजा विक्रम चंद्र ने ब्रह्मदेव के माल भाबर में जब वो उलझा था तो उस समय लखनपुर पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो ये ब्रह्मदेव अत्याचारी भी था और इसका अवसर का लाभ उठाया ये विक्रम चंद्र ने और इस पर आक्रमण कर दिया। फिर विक्रमचंद ने 1423 से 1437 ईस्वी तक शासन किया और ब्रह्मदेव का भी यही समय माना जाना चाहिए कि इसी समय ब्रह्मदेव का भी समय था, क्योंकि जब उन्होंने उसके राज्य पर आक्रमण किया था तो वही समय रहा होगा। तो ये इसके समकालीन थे। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि ये किसका समकालीन था, तो ब्रह्मदेव विक्रमचंद ये आपस में समकालीन थे। विक्रमचंद अंत में फिर परास्त हो जाता है और उसे ब्रह्मदेव की फिर अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है और इस प्रकार कत्यूरी राजसत्ता का पतन 15वीं सदी के प्रारंभ में माना जाता है कि कत्यूरी राजवंश फिर ऐसे समाप्त हो जाता है। ठीक है, कत्यूरी राजवंश के अगर शासक का नाम पूछा जाए तो ब्रह्मदेव, है ना, तो ये इसी के कारण से बाद में ये समाप्त हो जाता है क्योंकि इसका जो होता है तौर तरीका वो अत्याचारी होता है और बहुत सही ये शासन सत्ता को संभाल नहीं पाता है। विक्रमचंद भी आते हैं लेकिन बाद में विक्रमचंद परास्त होते हैं, उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन अंत में बाद में ये कत्यूरी राजवंशी समाप्त हो जाता है। तो कल की फिर क्लास में नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे मध्यकालीन
इतिहास के समय में उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, और साथ में हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे और कल इसको समाप्त कर लेंगे। आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को फॉलो करें, वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लोगों को शेयर जरूर करें।